तो जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक की डेवलपमेंट को उन्होंने बैक गेयर लगा दिया, इसका सौतेला व्यवहार किया, पानी की किल्लत हुई तो स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, ये बहुत भारी समस्या है। अब रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, ये हो रही है, उसको रोकेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। प्रॉपर्टी आईडी को हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इसको हम बदलेंगे, हर हाल में बदलेंगे। पिछले 2019 से लेके और 2024 तक ये जल भराव की भारी समस्या होगी। यहाँ जिसने जो मांग रखी, आशा वर्कर ने मांग रखी तो वो लाठियों से पिटी बेचारी, HNM वालों ने की तो वो पिटी, गेस्ट टीचर आए तो उनको पीटा, सबसे OPS के एम्प्लॉइज गए तो उनको पीटा। यहाँ तो सरपंचों को भी सरपंच भी पीटे। हरियाणा में चौधर की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर आ लिए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट आगे तो वो अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो अभी लिस्ट की वेट में है, लेकिन फिर भी ग्राउंड पे अपनी मेहनत जो है वो पूरी कर रहे हैं। इस बीच हम मौजूद हैं भारत भूषण बत्रा जो विधायक हैं रोहतक से, उनके साथ इनके ऑफिस पे। विधायक जी नमस्कार। राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। कैसी कुछ तैयारियां चल रही हैं? रोहतक का क्या माहौल देख रहे हो अभी? पूरी तैयारियां चल रही हैं जी। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है, हमारी वर्किंग हो चुकी है, हमने अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। सर्वे के हिसाब से इस बार टिकटों का ऐलान पार्टी ने भी कर रखा है, तो सर्वे देख रहे थे, आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, तो क्या लग रहा है, संतुष्ट हैं टिकट के हिसाब से? नहीं, पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक किसी विधायक के खिलाफ कोई जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं है तो प्रिंसिपली हाई कमांड ने ये फैसला कर दिया है कि सिटिंग MLAs को रिपीट करेंगे और इस बात का हमारे पास मैसेज भी आ चुका है। फॉर्मली लिस्ट अनाउंस नहीं हो रही है क्योंकि इकट्ठी लिस्ट अनाउंस करना चाहते हैं, और लिस्ट अनाउंस हो भी जाती, बीच में आप पार्टी से थोड़ा सा अलायंस और कुछ और इंडिया गठबंधन के पार्टियों से थोड़ा अलायंस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की बात चल रही है। आज बड़ी क्रूशियल मीटिंग चल रही है और आज इस बात का भी फैसला हो जाएगा। रोहतक की बात करें, आपके जो पिछले विरोधी रहे हैं, पिछली बार के चुनाव के कंपटीटर रहे हैं, उनकी पीछे से एक वीडियो वायरल हुई SP साहब को धमकी देते हुए की, तो अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी टिकट शायद कट जाए। तो आप क्या उनको मुकाबले में देखना चाह रहे हो या आपको क्या लग रहा है? प्रजातंत्र में ऐसी बातें कहनी शोभा नहीं देती और किसी IPS अधिकारी को थ्रेट करना है, इसका मतलब कि आप स्टेट को धमकी दे रहे हो। और ये जो राजनीति के अंदर जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी नेता होता है, उसकी मर्यादा ऐसी बातें नहीं कहती है। बाकी तो कभी कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, कभी कहते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उनकी पार्टी जो हाईकमांड फैसला करेगी, जो भी कैंडिडेट आएगा, हम पूरी तरह तैयार हैं। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद जिस तरीके से भगदड़ मची है, आज वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा से जो संजीव बाल्याण थे वो महम आए थे, उनसे बात हुई तो वो बोले कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। तो अभी तो बाढ़ मतलब जड़ी लगी है कांग्रेस में, तो बाढ़ आएगी। तो पहले अपनी संभाले, इसका मतलब कि वो मानते हैं ना कि उनकी पार्टी में तो भगदड़ मच चुकी है। जब 67 सीटें डिक्लेयर की और 29 जगह पर इस बात के लिए बगावत आई, कई लोग छोड़ रहे हैं, कई लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट हम चुनाव लड़ेंगे, ये कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बगावत है, कांग्रेस में कोई ऐसी बगावत की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के पास एक विनेबिलिटी का क्राइटेरिया है, हमेशा इस बात के लिए हर एक कैंडिडेट का सर्वे किया गया है। उस सर्वे के बेसिस पे जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और जो उन्होंने अप्लाई किया उनको भी पहले कहा गया है विनेबिलिटी, हुड्डा साहब ने कहा देखेंगे और उसके हिसाब से टिकटें देंगे। अच्छा, पीछे बैनर है, ये मुहिम जो है हरियाणा कांग्रेस ने चला रखी है, हरियाणा मांगे हिसाब बीजेपी से, और बीजेपी लगातार इसका पलटवार भी करती हुई नजर आ रही है कि हुड्डा साहब का 10 साल का जो राज था उसमें जो वो गिनवा रहे हैं कमियां, कि उनका हिसाब पहले हुड्डा साहब दें। अब अगर हमने हिसाब मांग लिया तो पिछले हिसाब की बात करने लगे। 10 साल तो आपका राज रहा है तो आप अपना जवाब दीजिए, आपका 10 साल राज था तब हमारे से हिसाब मांग लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के दिन में क्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 से लेकर 2014 तक जो हरियाणा का विकास हुआ वो एक हिस्ट्री है, उतना ऐतिहासिक है, उतना विकास हरियाणा में कभी नहीं हुआ। सारे मुख्यमंत्री हुए, बहुत से आदरणीय पॉपुलर मुख्यमंत्री भी हुए, पर जो विकास लोग इस बात के लिए, आप गाँव में घूमते हो, आप शहर में घूमते हो, सब जगह घूमते हो, हमें भी घूमने का मौका मिला, सब ये कहते हैं भाई हुड्डा का राज बढ़िया था।
रोहतक के में आप घूम रहे हो तो क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं? घूमना तो आप वैसे भी इलेक्शन से समस्याएं करते रहे। समस्या नहीं, लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस है। और समस्याओं की जहाँ तक बात है, समस्याओं से तो हम बड़े लंबे टाइम समय से जूझ रहे हैं। हम 4 साल से समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक की डेवलपमेंट को उन्होंने बैक गेयर लगा दिया, इसका सौतेला व्यवहार किया, कोई स्पेशल ग्रांट नहीं दी। यहाँ तो खड्डों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। पानी की किल्लत रही, जो स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, ये बहुत भारी समस्या है और सारा रोहतक इस बात को फेस कर रहा है। आज थोड़ी सी बारिश, 15 मिनट की बारिश ही नहीं आई, 10 मिनट की बारिश आई, सारे रोहतक के अंदर जल भराव हो गया। सीवरेज व्यवस्था अस्त व्यस्त है। जो सिस्टम हमने छोड़ा था, उस सिस्टम को ये मेंटेन नहीं कर पाए। अभी मैं ऑफिस में आया तो वो एक बैनर देख रहा था, उसमें चुनावी जो वादे आपकी तरफ से घोषणाएं थी वो थी, तो वो पार्टी का था या बीबी बत्रा का? नहीं, ऐसे है कि हमारी सीएलपी के अंदर, पार्टी के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो आपकी प्रायोरिटी शहर के अंदर है, उसके बारे में भी लोगों को आप कह सकते हैं कि ये काम करवाएंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, जल्दी आएगा, पार्टी की गारंटीज भी आएंगी। पर ये मेरा पार्टी की इस संकल्प पत्र से पार्टी की अप्रूवल है। मैंने संकल्प पत्र इशू किया है कि मैं सबसे पहले रोहतक में आके स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया कराऊंगा, जल भराव की समस्या का हल करूंगा, सीवरेज समस्या का हल करूंगा। बेटियों को आज रोज अखबारों में आज पढ़ते हैं, आप समाचार पत्रों में देखते हैं, आपके चैनल पे भी आता है, रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, ये हो रही है, उसको रोकेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। प्रॉपर्टी आईडी को हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि इसको हम बदलेंगे, हर हाल में बदलेंगे। परिवार पहचान पत्र को भी हम खत्म करेंगे। इस बात के लिए परिवार पहचान पत्र तो खट्टर साहब ने कास्ट की सर्वे कराना था, इस चक्कर में उसने बनाया था और उसकी लीगल वैलिडिटी भी नहीं है, असंवैधानिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी आईडी में भी सब चीज असंवैधानिक, तो उनका सरकार का ये होता है कि सरकार ने टैक्स लेना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है। सरकार को लोगों के राइट्स को डिसाइड करने का कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, पिछले 5 साल आपके विधायकी के पूरे हो रहे हैं, इससे पहले भी विधायक रहे आप, तो पिछले 5 साल में कौन सी दिक्कतें आ रही थी जो ये वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाए थे? मतलब ये पिछले 5 साल में रोहतक की सफाई व्यवस्था, रोहतक का, मैं 3 साल से तो गंदे पानी को झेल रहा हूँ, लोगों की शिकायतों को झेल रहा हूँ। फिर पानी खड़ा हो जाता है। पानी की समस्या रोहतक में पुरानी थी, इस बार में कोई दो राय नहीं है। पर 2005 के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, 2008 के अंदर पानी का समाधान हो गया था। छोटा पार्क में कोई पानी, छोटा चौक पे कोई पानी खड़ा नहीं होता था, शांत में भी कोई पानी खड़ा नहीं होता था, तहसील के सामने कोई पानी खड़ा नहीं होता था, रेस्टोरेंट के सामने कोई पानी खड़ा नहीं होता था, इधर राड वाली जोड़ वाली सड़क है, कोई पानी खड़ा नहीं होता था। सारा कुछ सिस्टम ठीक हो गया था। 2008 से लेके 2014 हमने सरकार छोड़ी, कोई पानी की जल भराव की दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद भी 2-3 साल 4 साल पानी की दिक्कत जल भराव की नहीं आई और थोड़ा सा बारिश भी कम हुई या कुछ हुआ। ये पिछले 2019 से लेके और 2024 तक ये जल भराव की भारी समस्या होगी यार। कोई नाले नहीं साफ करते, कोई सीवरेज की साफ नहीं करते, कोई स्पेशल ग्रांट रोहतक को नहीं दी और कॉर्पोरेशन को कहते हैं कि अपनी आमदनी सर्च करो। कॉर्पोरेशन की आमदनी इतनी है कि उनके एम्प्लॉइज का खर्चा ही, उनकी एम्प्लॉय की तनख्वाह ही पूरी नहीं होती। इस बात के लिए हर एक सरकार हमेशा ही पैकेज देती है, हमेशा अर्बन डेवलपमेंट के अंदर पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। पर रोहतक में किसी बात कर रही है, रोहतक के साथ होता रहा। रोहतक के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, और रोहतक क्या सारे हरियाणा के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हो, किसान के ऊपर ज्यादतियां की हैं। 750 किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और किसी भी नेता के मुंह से 2 शब्द श्रद्धांजलि के उस किसान के लिए नहीं निकले। आप देखो, पहलवान बेटियां पिटी, उनको जंतर मंतर पे पीटा गया, उनको बेइज्जती की गई, उनको अपने राइट्स के हकों के लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। यहाँ जिसने जो मांग रखी, आशा वर्कर ने मांग रखी तो वो लाठियों से पिटी बेचारी, HN वालों ने की तो वो पिटी, गेस्ट टीचर आए तो उनको पीटा, सबसे OPS के एम्प्लॉइज गए तो उनको पिटा। यहाँ तो सरपंचों को भी नहीं बख्शा, सरपंच भी पीटे। ये 80 प्रजातंत्र पोर्टल की सरकार बना दी, सबके हाथ में फाइलें पकड़ा दी, हर एक चीज के फायदे
घर की बिजली खराब हो जाए तो पोर्टल पे जाओ जी, घर की सीवरेज खराब है तो पोर्टल पे जाओ जी, और पोर्टल का जवाब आता है कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। ये सरकार की सिस्टम है क्या? कहाँ से सरकार किस हिसाब से? अगर पोर्टल नहीं सरकार चलानी थी तो ये मुख्यमंत्री और अधिकारी क्या जरूरत है? मेरा सवाल ये था कि 5 साल विधायक थे, ये जो वादे अभी कर रहे हो पानी की का, सड़कों का, लड़कियों के लिए शिक्षा का, बिल्कुल, तो इस 5 साल में कौन सी दिक्कतें आई कि ये नहीं हो पाए? ऐसे है कि मैंने 5 साल में जो यहाँ पर जल भराव की समस्या थी सबसे बड़ी, और सीवरेज की समस्या थी, उनको मैंने विधानसभा के अंदर उठाया। हमारे यहाँ पर सेक्टर 18 किसी में सारी मार्केटों की, ऑटो मार्केट की शिफ्टिंग होनी थी, ट्रक मार्केट की शिफ्टिंग होनी थी, साथ में ट्रांसपोर्ट नगर की शिफ्टिंग होनी थी। मैंने उसकी आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाई। जो भी समस्या, पानी की समस्या विधानसभा के अंदर उठाई मैंने। कभी डेयरियों की समस्या मैंने मेरे एफर्ट्स के बाद उन्होंने 18 करोड़ रुपए का रिलीज किया। हमारी हाउसिंग बोर्ड का इतना पानी भर जाता था, मैंने इस बात के लिए विधानसभा में और हुड्डा साहब नंगे पैर वहाँ से उन गलियों के अंदर घूमे, और वहाँ पर हमने कोर्ट में मुकदमा भी किया, कोर्ट ने आदेश किया। उसके बाद 15 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और जल भराव की समस्या का समाधान हुआ। मैंने जो भी शहर के अंदर, चाहे वो बेटियों की चेनें लूटी जाती थी और कोई वारदात होती थी, चाहे डाटा माइनिंग की बात करें, चाहे ताउड़ी के पहाड़ियों की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, चाहे परिवहन प्रचार पत्र की बात करें, सभी भ्रष्टाचार से लिप्त मैंने विधानसभा के अंदर हर एक मुद्दा, मेरे यहाँ पर किसी भी बात पे मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया। रोहतक के लिए क्या सपना, मतलब वादे आपने करे हैं रोहतक में, और बड़े क्या बदलाव देखना चाह रहे हो? ऐसे है कि 2005 से लेकर 2014 में रोहतक का विकास हुआ था। आपने भी उस टाइम, चलो आप थोड़े से छोटे होंगे, और आपने इस रोहतक को 2004 से पहले नहीं देखा था। इस रोहतक का 95 का फ्लड आपने नहीं देखा, क्या बुरी हालत थी उसमें थी। हमने सब कुछ सुधार किया, इस रोहतक को एक अच्छा शहर बनाया, और ये रोहतक हरियाणा के, इंडिया के, भारतवर्ष के 36 प्रोग्रेसिव सिटी में ये आया, या इसकी गिनती होने लगी। और ये 2014 के बाद तो उसको बैक गियर लग गया, सब कुछ लग गया। अब सबकी सहायता से, सबके आशीर्वाद से इस रोहतक का नवनिर्माण करेंगे, रोहतक को अच्छा बनाएंगे। हमारे टाइम में रोहतक की 6 लेन कनेक्टिविटी हुई, यहाँ पर IMT आया बहुत बड़ा, यहाँ पर IDC की एक्सटेंशन हुई, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम आया, यहाँ फुटवेयर डिजाइन आया, IIM आया, और लोग और सड़कें और लाइटें इतनी अच्छी सब कुछ थी, ये किसी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए। और मैंने हर एक सवाल इस 5 सालों में मैंने अपना फर्ज पूरा किया, और फर्ज के अंदर मेरे को 11 करोड़ रुपया जो सरकार की सब MLAs को देते हैं, वेंगी स्कीम के अंदर 2 करोड़ रुपया देता हर एक MLA को मिलता है, और साथ में 5 करोड़ का CM ने अनाउंस किया था कि हम जो MLA रिकमेंड करेगा। मैं सबसे पहला MLA विधायक था जो 5 करोड़ की ग्रांट अवेल की, और उसके डेवलपमेंट में रोहतक के ऊपर लगाया, और 6 करोड़ की दूसरी लगाया, 11 करोड़ की जो डेवलपमेंट थी उसमें लगाया। उसके अलावा तो उस समय का मेयर ही कहता था कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं कुछ करने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारे साथ बीबी बत्रा विधायक रोहतक थे, और खास बातचीत इनसे की है। चुनावी जो इनकी तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं, अपने हलके में घूमते रहे हैं लगातार, और इस बातचीत से आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरीके से अलग अलग नेताओं से हम बातचीत करते रहेंगे। आपको अगर किसी नेता से अलग से सवाल आपका कुछ है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप द हरियाणा स्टोरी देख रहे थे, मैं हूं थरा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। कैमरे के पीछे कमल अत्री। राम राम।